मैंने ये विषय विधान परिषद में उठाया था। मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ, मेरठ सहारनपुर कमिश्नरी से, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। तो सदन में नियम 115 के तहत 17 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान मैंने ये विषय उठाया था। इस समय संभल का विषय चल रहा था, तो तमाम विपक्षी लोग वहाँ की बातें कर रहे थे, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे थे कि संभल में क्या क्या हुआ है। 1978 में 184 हिंदुओं को एक तरफा मारा गया, एक भी मुस्लिम नहीं मरा। ध्यान रखना, ये झगड़ा नहीं था, ये जेनोसाइड था। एक साथ हिंदुओं को ही केवल मारा गया था, हिंदुओं का नरसंहार था एक तरफा। ये झगड़ा नहीं था, दो लोगों का झगड़ा नहीं हुआ था। एक तरफा हिंदुओं को मारा गया, उनकी दुकानें मकानें खाली कराए गए, उनको जो है वहाँ से भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। तो उसके खिलाफ हुआ क्या फिर? जो ये मंजर अली सफ़ी था, जो कांग्रेस का नेता था, विशेष ध्यान देने की बात है कि कांग्रेस का लीडर था वो, और वो ट्रक यूनियन की तरफ से महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज वहाँ है संभल में, उसके मैनेजमेंट में सदस्य बनना चाहता था। उसका उद्देश्य विद्यालय पर कब्जा करना था। लेकिन जब वो ट्रक यूनियन ने लिख के दे दिया कि अभी हमने ये तय नहीं किया, 10,000 रुपये तो जमा कर दिए थे ट्रक यूनियन ने, लेकिन उसने ये लिख कर दिया कि हमने अभी ये तय नहीं किया कि हम किसको अपनी तरफ से सदस्य बनाने के लिए नाम देंगे। तो उसके बाद प्रबंध समिति ने इसके नाम को रिजेक्ट कर दिया। तो इसने प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी नेतागिरी दिखाने के लिए वहाँ मुस्लिम लड़कों को भड़काया और उनको भड़काकर हिंदुओं पर हमले कराए। 3 दिन तक लगातार ये वहाँ नंगा नाच चलता रहा और 184 से ज़्यादा हिंदू मारे गए। एक मुरारी लाल जी थे सेठ जी, उनकी फड़ पर उनकी दुकान में 20-25 लोग जो बेचारे जान बचाने के लिए छुप गए थे, उनको जिंदा जलाया गया, मिट्टी का तेल छिड़क कर उनमें आग लगा दी गई। वो फड़ आज भी जली हुई स्थिति में है, आप लोग देख सकते हैं। तमाम मीडिया के बंधु वहाँ गए भी हैं और उन्होंने उसको दिखाया भी है। और उनके इलाके पर कब्जा किए जाने का प्रमाण आपने पीछे देखा होगा कि वहाँ मंदिर निकला और मंदिर के पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, वहाँ मूर्तियों को दबा दिया गया था और जो भगवान शिव का परिवार होता है उसको तोड़कर उसमें डाल दिया गया था, कुएं में डाल दिया गया था। वो चीज़ें अब निकल रही हैं, धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो उसकी तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? तो इसलिए मैंने वो विषय विधान परिषद में लगाया और मैंने मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए और उस पर हुआ क्या, वो देश जानना चाहता है कि आखिर फिर उसके बाद हुआ क्या। अब चीज़ें निकल के आ रही हैं, अब देख रहे हैं आप, गृह मंत्रालय ने जांच उसकी कराने के लिए लिख दिया कि मांग किया जाए क्या क्या हुआ था। 7 दिन का समय दिया। 175 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन केवल 2 लोगों को सजा हुई। इतने सारे लोगों को केवल 2 लोग मार सकते थे क्या? तो वो सब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब सबके सामने आना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा मकसद है। श्री चंद्र शर्मा जी, आपको क्या लगता है, आपका ये रुख राजनीति की तरफ है या फिर आप सच में हिंदुओं के पक्ष को लेकर इस बात को करना चाहते हैं? क्योंकि आपको बता दें, हिंदू मुस्लिम राजनीति बहुत ज़्यादा गरमा रही है और कहा जाए तो देखिए, यदि बात की जाए तो कुछ लोग कहते हैं विपक्षी पार्टियों की यदि बात की जाए तो उसको धर्म की राजनीति का नाम भी दिया जा सकता है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि वे लोग जो है धर्म की राजनीति करके, सांप्रदायिकता का विषय उठाकर या तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को आगे ले जा सकते हैं। वो खुद को आगे ले जाने की बात करते हैं, उनका देश से कोई लेन देन नहीं है। ये देश का विषय है, ये मानव मात्र का विषय है। जिस तरह से मानव हत्या हुई है, 184 लोग जिंदे मार दिए गए, तो उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? उनको फिर आप इस चश्मे से देखोगे कि वे हिंदू थे या मुस्लिम थे? सपा के शासन में 735 सांप्रदायिक दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के शासन में पूरे देश में 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इतने सांप्रदायिक दंगे कराकर इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ा लाकर इस देश का बंटवारा कर दिया, देश के टुकड़े कर दिए और फिर इसको देश को ऐसे मुहाने पे ले जाके खड़ा कर देना चाहते हैं जहां पर लड़कर आपस में यहाँ की शांति भंग रहे। इनसे कोई सवाल न करे, इनसे विकास की बात न करे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का सिद्धांत सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। हम यदि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो मुसलमानों को जो मकान मिले हैं वो मकान ना दिए जाते। मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा मकान मिले हैं, उनके शौचालय बने हैं, उनके यहाँ उनके मोहल्लों में नल लगी है, पीने का पानी दिया गया, बिजली दी गई है। हिंदू मुसलमान सबके साथ बिना किसी भेदभाव के जो ज़रूरतमंद हैं उन सबको सब कुछ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी पार्टी ये सब नहीं करती। जिस तरह की छोटी राजनीति ये दल करते हैं वो गलत है। आगामी विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं? दिल्ली में क्या रुझान रहने वाला है? दिल्ली में यहाँ की जनता का जो मैं मन देख रहा हूँ कि मुझे भी यहाँ लगाया गया है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और बुराड़ी विधानसभा मेरे जिम्मे आई है,
तो यहाँ की जनता ने मन बना लिया है इस बार परिवर्तन का, क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप रही आम आदमी पार्टी की, वो पूरी तरह से यहाँ के विकास को रोकने वाली, विनाश देने वाली, यहाँ के लोगों को खराब करने वाली, उनको परेशान करने वाली रही है। पिछले 10 साल यहाँ जो पॉल्यूशन, जो गंदा पानी, जो यहाँ की चीज़ें लोगों ने झेली हैं, उसके कारण से लोग त्रस्त हैं और उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं। परिवर्तन की ज़बरदस्त लहर है और इसका प्रमाण आपने भी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में देख लिया कि यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होते हुए समाज ने पूरा साथ मोदी जी का दिया। मोदी जी पर भरोसा है यहाँ की जनता को और वो सब लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार यहाँ बननी चाहिए। पिछली बार ये धोखा देकर केजरीवाल ने सरकार बनाई थी और ये अपनी ओर से कहा था कि भाई ठीक है, आप मोदी जी को लोकसभा में चुनो लेकिन विधानसभा में तो मुझे दे दो, मैं उनकी तरह ही काम करूंगा। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, उल्टे लोगों को ठगा है। तो इन्होंने जो है शुचिता की बात कही थी और शुचिता की राजनीति ना करके पूरी तरह से कदाचार अनाचार की बात राजनीति की है। अब सब देख चुके हैं किस तरह इन्होंने शराब घोटाला किया, ये जेल जा चुके हैं, कोर्ट से इनको ऐसी स्थिति इनकी बन चुकी है कि दोबारा सीएम बन ही नहीं सकते। ये जब तक बरी नहीं होंगे बन नहीं सकते। तो इसलिए ये भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, उससे लोग उकता चुके हैं और अब यहाँ जबरदस्त जो बयार है वो बीजेपी के पक्ष में है। विधानसभा चुनाव की यदि जीत होती है और भारी मत से यदि जीत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो चेहरा किसका रखते हैं आप सीएम के लिए? देखिए, चेहरा तो पार्टी तय करेगी, हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है, तो विधायकों के द्वारा तय होता, अथवा जो भी पार्टी तय करेगी वो बाद का विषय। इस समय सबका मन मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ ही लोग चलना चाहते हैं और मोदी जी ने कहा भी है जिस तरह से पूरे देश का विकास किया वैसे अब दिल्ली का विकास किया जाएगा। दिल्ली में बहुत सारी हमारी विकास की ऐसी योजनाएं जिन्हें मोदी जी लेकर आए हैं लेकिन केजरीवाल जी ने उनको लागू नहीं किया। जिस तरह आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है, हर साल व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है और 70 साल से प्लस जितने भी लोग हैं वो सब उसके दायरे में आएंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, लाडली बहना योजना या गरीब आवास और वो सब देने का जो हमने सपना देखा है, जो हम करना चाहते हैं, जो मोदी जी करना चाहते हैं। मोदी जी ने फ्री में बिजली देने का काम, ऊर्जा, सौर ऊर्जा के द्वारा आच्छादित करते हुए सूर्य घर करके सबको सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट सबके घरों पर लगवाना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो एक दिल्ली को एक ऐसे मॉडल, रोल मॉडल के रूप में पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे कि कैसे यहाँ की राजधानी कितनी विकसित है। तो उन सब पर फोकस है मोदी जी का और आने वाले कल में एक जबरदस्त परिवर्तन यहाँ आने वाला है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यदि बात कर ली जाए तो उनके द्वारा 2100 रुपये जो है हर महिला को देने की घोषणा की जाती है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो उनके भ्रामक प्रचार है। यदि ऐसा है तो उनके आम आदमी पार्टी की सरकार है ना वहाँ पंजाब में, तो क्या वहाँ दिया है उन्होंने? वहाँ 1000 रुपये भी नहीं दिया। 2021 की तो बात छोड़ दो। यही तो ये भ्रम जाल फैलाकर लोगों को ये कंफ्यूज करके अपना काम निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। जबकि मोदी जी के समय में आप देख चुके हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली योजना के तहत दिया गया है और हम तमाम योजनाएं जो कल्याणकारी योजनाएं जो होंगी, जो जनता के हित के लिए चल रही हैं, वो जारी रखी जाएंगी हमारी सरकार बनने के बाद भी, और हम वो करेंगे जो ये नहीं कर सके, ये केवल कह रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। हम लाडली योजना के तहत महिलाओं को अलग से उनको सम्मान देंगे और दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल लूँगी सर, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट बहुत देरी से जारी की जाती है, विपक्षी पार्टियों की यदि बात की जाए उनको देखते हुए, तो क्या इसका प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ चुनाव केवल कैंडिडेट नहीं लड़ता, हमारे यहाँ पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। हमारी प्रॉपर तैयारियां चल रही हैं और जब भी पार्टी चेहरा देगी, हम सब यहाँ जनता कमल को वोट देना चाहती है, मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहती है, बीजेपी के साथ खड़ा होना चाहती है। कैंडिडेट कौन होगा ये बात का विषय है और नामांकन से पहले घोषित हो जाएंगे।